प्रदीप सर आप आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं। वेलकम प्रदीप जी, आपका थैंक यू मैम। स्वागत है। थैंक यू मैम। हाँ, और सब स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो आप यस अपना मैम। कीमती समय दीजिए। और सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। यस मैम, और थैंक यू। हाँ, और सारे स्टूडेंट्स हैं आज वो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। यस मैम। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, सबसे पहले बताइए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? ट्रेनिंग करके अच्छा लग रहा है मैम। मतलब बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में। मतलब जो शेड्यूल था वो मतलब कभी कॉम्पैक्ट नहीं हुआ करता था। शेड्यूल बिल्कुल मतलब जैसा मेरा शेड्यूल था, रात को मैं पढ़ता था और बाकी दिन में सोता था या बाकी काम करता था। बट यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन शेड्यूल है। ठीक हाँ, है, जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत जरूरी है। वो मतलब डिसिप्लिन तो बहुत ही सिखाई देता है, प्लस टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। प्लस आपको मतलब अगर आप फील्ड में जाते हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, सब कुछ सिखाता है। यस अच्छा, मैम, तो ट्रेनिंग हार्ड है बट जहां तक फील हुआ 8 महीनों में, ट्रेनिंग बहुत जरूरी भी है। अच्छा, यस मैम। ठीक है। चलिए, प्रदीप सर आए हुए हैं, आप में से जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, जिन्हें भी पूछना है। ऐसे प्रदीप जी आप बताइए कि हम्म, चूंकि जीएस पेपर बहुत टफ होता है, 4 हम्म। पेपर है झारखंड में और काफी ज्यादा उस पे तैयारी भी करनी पड़ती है, यस तो मैम। उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है जिससे जीएस काफी अच्छा स्कोरिंग हो मार्क्स? सबसे पहले मैम है कि आपको स्टैंडर्ड सोर्स पे ही रिलाई करना है। लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स मींस लिमिटेड सोर्स। मतलब जैसे वो कहावत है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, मतलब 10 बुक को पढ़ने के बजाय, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने सोर्सेस लिमिटेड रखिए। ठीक है, ठीक। लिमिटेड मतलब वो सोर्सेस वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। लिमिटेड मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी बुक आपने उठा लिया और आप कर रहे हो। लिमिटेड सोर्सेज जैसे लक्ष्मीकांत की है, मतलब पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए कुछ बुक्स आती है, या फिर एनसीईआरटी तो मस्ट है। तो आप लिमिटेड सोर्स रखिए और कहीं ना कहीं आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। प्लस जैसे आज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्दो लास्ट टाइम जेपीएससी में नहीं थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपको खबरें तो मिलती है, इसके अलावा एडिटोरियल्स जो होते हैं उसमें आपको कुछ लाइंस मिलेंगी, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, कुछ डेटा मिलेगा। तो मेरा यही रहेगा कि आप स्टैटिक सब कोई पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ते हैं स्टैटिक कि किसमें क्या हुआ, इकोनॉमी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया है तो क्या होगा, रेपो रेट हाइक किया है तो क्या होगा, बट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे तो आपको एडिटोरियल्स में मिलेंगे। तो आप अगर उसको नोट डाउन करते हो और अपने आंसर्स में लिखते हो तो जरूर वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप जैसे जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री हो गया और एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, जिसके टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं। तो मैंने क्या किया था कि कोई भी टॉपिक में पढ़ता था तो बॉडी तो सबको पता है कि एक्चुअल में लिखना क्या है, बट बच्चे फंसते हैं इंट्रो और कंक्लूजन में। तो मैं उसी टाइम अपना इंट्रो और कंक्लूजन तैयार कर लेता था कि अगर सपोज की जगह अकबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं क्या इंट्रो लिख सकता हूँ, क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ, क्योंकि बॉडी सबको आता है। किसी को भी पूछ लो अकबर की, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन अकबर्स एंड औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी, तो उसमें सबको ही लिख सकते हैं, बट उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको एंड कैसे करेंगे, इसी में बच्चे फंसते हैं। और अगर ये इशू होता है तो सबसे बड़ा इशू होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। तो मेरा यही कहना होगा कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी दिमाग में रखें कि अगर इंट्रो आता है तो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन आता है तो क्या लिखेंगे। कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके पास होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आंसर को बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ पर्टिकुलर ऐसे लाइंस होनी चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। आप बाकी फ्लो चार्ट ये सब है, ये सब आप कर सकते हो जीएस के लिए। अच्छा, चलिए, यस मैम। आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन सर से? सर से कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग को? कोई भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी सोच रहे हैं सब। प्रदीप जी आप बताइए कि जैसे आपका लिटरेचर पेपर खोटा रहा था, यस मैम। खोटा में आपने क्या कैसे स्पेशल किया कि उसमें आपका मार्क्स अच्छा आया? मैम बेसिकली था कि मेरी जो मदर टंग है वो खोटा है।
तो मुझे बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ था, मतलब ऑल्दो मतलब खोटा इतनी भी अच्छी नहीं है कि मार्क्स आ जाए, बट इसके लिए मैंने एक दो इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगा लिए थे, ठीक है, और बाकी मैं उन्हें प्रैक्टिस करता था। खोटा की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, हाँ। ठीक है, तो मैम उसके लिए कुछ वैसा तैयारी नहीं करना पड़ा था। एक दो इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगा लिए थे मैंने, कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मैंने परचेज किए थे, तो वो दोनों का एमलगेशन था और दोनों की मतलब उस तरह तैयारी थी, तो खोटा हो गया था। और खोटा में मोस्टली मैम क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जनरली कि इधर से 2 आएगा, जैसे राइटर्स हैं तो राइटर्स में 2 आने ही आने हैं, तो श्योर हम्म, शॉर्ट आपके वहां से 15 नंबर रहते हैं। बाकी हम्म, लोक कथा है, लोक गाथा है, वहां से क्वेश्चन रहना ही है, ग्रामर से रहना ही है। तो खोटा प्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह आने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही कम टाइम में उसकी तैयारी कर सकते हो। तो मैम मैंने भी वही किया था, और मतलब ठीक था, और मदर टंग थी तो वो एक प्लस पॉइंट अलग से था। कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि बहुत यस लोग मैम। ऐसे हैं जिनका खोटा मदर टंग है नहीं, वो मतलब हम्म जानते भी नहीं है। जैसे सपोज अगर हम्म कोई संथाल इलाका है, कोल्हान इलाका में है, हम्म। तो खोटा शायद ही जानते होंगे, सुने होंगे। यस मैम। यस ऐसे मैम। स्टूडेंट को क्या लेना चाहिए, क्योंकि क्रेज है। हाँ मैम, जैसे खोटा को मैं जनरली कंपेयर करता हूँ यूपीएससी ऑप्शनल के साथ, कि हाँ, यूपीएससी ऑप्शनल में क्या होता है, जब भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो ऑप्शनल कहीं ना कहीं 90% स्टूडेंट देखते हैं कि अच्छा एंथ्रो उसने एंथ्रो लिया तो उसका सिलेक्शन हो गया, वो देखते हैं कि टॉप 100 में किसने क्या लिया किसने क्या नहीं लिया, तो वो देखा देखी करते हैं। सेम इस बार जो नेक्स्ट जेपीएससी आने वाली है उसमें भी मेरे को यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मेरा हाँ, सिंपल ये कहना है कि ऑल्दो ठीक है कोटा में मतलब बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बट आप इंटरेस्ट डेवलप करो। अगर सपोज कीजिए आप सिर्फ देखा देखी में ले रहे हो खोटा और आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही सफर करोगे। तो सबसे पहले मेरा ये है कि आप उसमें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, और खोटा बहुत टफ सब्जेक्ट है भी नहीं। अगर आपको हिंदी लिखनी आती है प्लस थोड़ा सा अगर आप खोटा मतलब ग्रामर कर लो, अल्फाबेट्स कर लो, तो खोटा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो खोटा आप आसानी से कर सकते हो। तो अब मेरा ये कहना है कि भेड़ चाल में ना चले कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चलूं, आप अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट देखें, ठीक हाँ, है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप लो, वरना आप जिस सब्जेक्ट में आपने लिया हुआ है लैंग्वेज को उसी में आप स्टिक रहें। yes, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। किसी का क्वेश्चन सर से? कोई क्वेश्चन नहीं है सर किसी का? विशाल जी कुछ पूछना है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा कभी सब्जेक्ट ओके इकोनॉमिक्स नहीं रहा है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड साइंस का ओके ही है, बट कभी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, तो मुझे उसमें काफी परेशानी ओके हो रही है। तो उसके लिए अगर कोई सजेशन दे सकते हैं तो। ओके। देखिए मैं और आप अलग नहीं है, मेरा भी बैकग्राउंड वही रहा है, मेरा भी पीसीएम रहा था और ग्रेजुएशन मेरा मैथ से था, ठीक है। तो आप तो इकोनॉमी बोल रहे हो, मेरा आज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा भी मैथमेटिक्स ऑनर्स ही था सर। अरे तो कोई कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए मेन है, आपने इकोनॉमिक्स का पूछा, तो इकोनॉमिक्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कभी कोई किताब पढ़ी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मोस्टली जहां तक मैंने रियलाइज किया है वो बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और बहुत ही करंट ओरिएंटेड है। तो मेरा ये कहना होगा कि जैसे सर तो पढ़ा ही रहे इकोनॉमी, और बाकी नहीं तो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखो। फॉर एग्जांपल आप मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मृणाल सर के वीडियोस देखोगे तो बहुत इजी वे में समझ आएगा। मतलब आपको अगर बेसिक क्लियर हो गया ना इकोनॉमी में, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप कोई भी कंसेप्ट को आप कहीं ना कहीं यूट्यूब से देखो, कि फॉर एग्जांपल आप इन्फ्लेशन ही देख रहे हो तो आप यूट्यूब से देख लो, समझ लो। फिर जो करंट आएंगे ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या दृष्टि का या कहीं भी कहीं पढ़ोगे, तो इन्फ्लेशन का वो आएगा ना, तब आपको समझ आएगा, तब आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा इन्फ्लेशन ये होता है, अच्छा और करंट में आएगा कि इन्फ्लेशन की वजह से ये हो रहा है, तो दोनों को आप कोरिलेट करोगे ना, तो इकोनॉमी में मजा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। किसी एक बुक पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी पॉलिटी बहुत ही डायनेमिक हो गया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में बहुत चीज आता है आपको। ज्योग्राफी भी आपको दिखेगा आधा, कुछ साइंस हाँ का भी लगेगा, और कुछ हाँ। आपका ज्योग्राफी से बहुत कोरिलेट करता है आपका इकोनॉमिक्स। तो अगर यस आपका मैम। ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो आप इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और वही है ना मैम, जैसे झारखंड का जो मेंस का सिलेबस है इकोनॉमी का, वो तो बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा,
ठीक है। हाँ। तो मतलब मेरा तो विशाल जी को कहना रहेगा कि सबसे पहले आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट को एज ए बोझ मत लीजिए कि यार मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरे को वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और इकोनॉमी को तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इकोनॉमी का वेटेज 200 मार्क्स है। आप जब अगर वो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना ही होगा। आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिएगा तो आपको जरिया अपने आप मिलेगा, चाहे वो सर के नोट्स हो, चाहे आप यूट्यूब से देखें, चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़े। तो मेरा मेन रहेगा कि सिंस आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिएगा तो मतलब ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, जैसे Yes, सब ma'am. स्टूडेंट का पीटी अब तो आने ही वाला है, शायद नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में भी आ जाए, तो पीटी के लिए सब कैसे फोकस करें कि सबका पार लग जाए नैया? देखिए मैम, पीटी तो मेनली 110 क्वेश्चन झारखंड से हैं, तो झारखंड तो आपको अच्छे से करना होगा। लेकिन जैसे मेरा तो सिंपल सा कहना होगा कि जैसे मैं पढ़ता था मैम, तो मैं कहीं ना कहीं इंडिया के कंटेंट को झारखंड से कोरिलेट करता था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, मुझे पता है मॉनसून के बारे में, रेनफॉल के बारे में पता है, मुझे पता है मिट्टी के बारे में, मुझे सब कुछ पता। अब मैं उसको झारखंड से कोरिलेट करता था, क्योंकि अगर आप झारखंड को उड़ान या ऐसी बुक से पढ़ोगे जो पढ़नी चाहिए, उड़ान मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है झारखंड के लिए। तो अगर आप उस तरह सिंपल से पढ़ते हो तो मतलब कहीं ना कहीं रटना हो जाए कि आप रट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज ही मेरे एक लड़के से बात हुई तो वो बता रहा था कि कैसे करना, तो मैंने भी उसको यही बताया। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे एक क्वेश्चन आता है जेपीएससी में, मान के चलिए पीटी में आया कि झारखंड में लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है। तो झारखंड में लेटराइट सॉइल जनरली पार्ट एरिया में मिलती है, जनरली थोड़ा राजमहल में मिलेगी, इन एरिया में मिलेगी, एक दो एरिया में मिलेगी। तो आपको सिर्फ ये याद नहीं करना है, ये तो रट्टाफिकेशन हो गया कि लेटराइट सॉइल पार्ट एरिया में मिलती है, लेटराइट सॉइल आपकी राजमहल में मिलती है। आपको अपना फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज यूज करना है झारखंड में। फॉर एग्जाम्पल, लेटराइट यहाँ क्यों मिलती है? बेसिकली क्या होता है, लेटराइट लीचिंग से बनती है। जब लीचिंग होता है तो कहीं ना कहीं मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, तो लेटराइट। तो सिंपल सी बात है, जो पार्ट इलाका है वो थोड़ी हाइट वाला इलाका है झारखंड का, हाइट वाला इलाका है, तो वहां पर बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिकली जब हवाएं टकराएंगी मानसून की या दूसरी हवाएं, तो ऊपर जाएंगी, वो बादल बनेंगे, बारिश होगी। पार्ट एरिया में भी सेम कंसेप्ट है, राजमहल वाला एरिया में भी राजमहल जो आपके हिल्स है वहां भी सेम कंसेप्ट है। तो जहां ज्यादा बारिश होगी वहां लीचिंग होगी, और लीचिंग होगी तो लेटराइट सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो मेरा सिंपल से ये कहना है कि आप अपने मतलब इंडिया वाले नॉलेज को झारखंड वाले नॉलेज से कोरिलेट करके आप झारखंड को तैयार करें। और मैम, जैसे ये तो झारखंड का हो गया, झारखंड में बुक्स हैं। बेसिकली मेरा तो यही होगा कि हर टॉपिक को पढ़ें, उसका ज्यादा से ज्यादा आप मॉक्स लगाएं, ठीक है। और बाकी इंडिया वाला टॉपिक मेरा रहेगा कि इंडिया वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट इंडिया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो मेंस में आपको जैसे इंडिया पे ही रिलाई करना है। तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा डीप में पढ़ो, सो दैट आपको मेंस के टाइम दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि मैम सिंपल सा मेरा ये कहना है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कभी अलग नहीं होती है, अलग नहीं होता, एक साथ आपको ही इंटरव्यू, हाँ, आपको इंटरव्यू में 10 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं आपने जो इनिशियल पढ़ा है वही काम आए। तो इंडिया वाला फोकस आपको बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पे रिलाई करना है, मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है और मॉक्स लगाने हैं। और झारखंड तो उड़ान और बाकी बुक्स है वहां से पढ़ना है, लेकिन इंडिया वाले नॉलेज को यूज करना है इन झारखंड, जिससे आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा झारखंड में, बट अगर आप कोरिलेट करोगे तो रट्टा मारना थोड़ा कम पड़ेगा। यस मैम। आशीष जी क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। आशीष जी जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार आशीष जी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो आप एग्जाम एक प्रिपरेशन जो आप जो किए या फिर जब एग्जाम में दिए, तो एग्जाम में जब आप मेंस दे रहे थे तो कितना कंटेंट जब एग्जाम लिखते समय आपके दिमाग में था और आप इस लेवल पे पहुंचे, मैंने सक्सेस पाए? बोलने का मतलब है कि आपका इनपुट जो था वहां पर आउटपुट आप कितना दे पाए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम पढ़ते बहुत कुछ हैं बट एग्जाम प्रेशर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो मैं हमेशा ध्यान देता था कि कुछ बुलेट पॉइंट्स पे,
कि जैसे मैंने एक आंसर तैयार किया तो मैं मतलब जब रिवीजन करता था उस आंसर का तो मैं बुलेट पॉइंट्स लिख देता था कि अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और मेरा ये टारगेट रहता था कि उन कीवर्ड्स के राउंड और उन बुलेट पॉइंट्स के राउंड में अपना क्वेश्चन मतलब अपना आंसर लिख दूं। तो जैसा आपने कहा कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि आपने कोई आंसर पढ़ा और आप सेम टू सेम रेप्लिकेट कर दो एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा ये है कि अगर आप 100% अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो, अगर आप उसका 50-60% भी अगर आंसर में रेप्लिकेट कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर अलग होता है कि आपको 3 घंटे में पेपर भी खत्म करना है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू भी करना है, बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर होता है। तो आपने जैसे पूछा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो पढ़ो उसको कर दो। और मतलब आपने वो आंसर हो सकता है घर पे लिखा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे वो कुछ अलग ही आंसर आएगा। जरूरी नहीं है वो मेल करे, हो सकता है आप उससे बेटर लिख दो, हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल खराब हो जाए। तो मतलब उस पर रिलाई नहीं करना है कि मैंने पढ़ लिया तो मैं सेम टू सेम रेप्लिकेट कर सकता हूँ। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, लेकिन अगर थोड़ा सा टॉपिक घूम गया, फॉर एग्जाम्पल जिस बार इस बार क्वेश्चन आया था एक पॉलिटी में कि इंडिया में यूनिटरी है या फेडरल है कुछ करके है, लेकिन क्या इंडिया यूनिटरी या फेडरलिज्म की तरफ जा रहा है, अगर जा रहा है तो कुछ पॉइंट्स देखिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मेरे दिमाग में था कि यूनिटरी फीचर्स क्या है, फेडरल फीचर्स क्या है, करंट में क्या हो रहा है, तो मैंने अपने दिमाग से लिखा था। तो मतलब आप पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप कीवर्ड्स और कुछ बुलेट पॉइंट्स के अराउंड मतलब आप जब भी रिवीजन करोगे तो वो पॉइंट्स आप जरूर लिखना, सो दैट अगर एग्जाम में सेम तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इन कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स के अराउंड अपना आंसर लिख सको। और ऐसा भी होता है कि एग्जाम में पूरा जीएस का तैयारी कर लीजिए और कहीं और का कोई मतलब मटेरियल कहीं और यूज हो रहा है। हाँ ये भी बिल्कुल होता है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। इसी इसीलिए तरह इसीलिए कोरिलेशन बहुत जरूरी है मैम, कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, विदाउट कोरिलेशन एग्जाम पार नहीं, करना मुश्किल हो हाँ जाता है, हाँ, मतलब इसलिए सब्जेक्ट में कोरिलेशन होना चाहिए। हाँ। और किसी का Yes, sir. क्वेश्चन? मैडम नमस्कार। सर नमस्कार, मैं गोविंद पंडित। नमस्कार। सर एक्चुअली मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की आपने स्पेशल डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन आपने किया, तो राइटिंग प्रैक्टिस का सर आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा? क्योंकि लास्ट मेंस मैंने भी लिखा था और 6 मार्क्स से मेरा इस बार रह गया। तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दीजिए सर, है ना उसको, ताकि मैं एक्चुअली ऑलरेडी जॉब में हूँ तो थोड़ा सा टाइम का जो है ना कमी रहता है हमारे पास, तो उसको मैं मैनेज करके किसी तरह से करने का प्रयास करूंगा। नहीं, सबसे पहले तो आपने जॉब में रहते हुए आपका 6 मार्क्स से रहा, तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ऊपर वाला करे इस पर आपका हो जाए, ठीक है। मतलब देखिए आपने भी मेंस लिखा है, मैंने भी मेंस था लिखा सर है। इंटरव्यू। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ गोविंद जी, आपकी आवाज थोड़ा चेक कीजिए। हाँ आप, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। या सर वही मैं बता रहा है कि खोटा में मेरा जो है मार्क्स थोड़ा सा मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, अराउंड 90 के आसपास आया था। और इंटरव्यू में भी थोड़ा कम मार्क्स मिला था जितना एक्सपेक्ट किया था, हमारा चेयरमैन साहब के बोर्ड में था। तो उसी में थोड़ा सा अटक गया। अरे आप तो मतलब दोनों ही एंगल में, क्योंकि कोठा में मार्क्स सबके अच्छे आए थे और इंटरव्यू में अमिताभ चौधरी सर के बोर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स मिले थे। मतलब थोड़ा सा आपका लक का इशू हो गया है। जो भी है। चलिए ठीक है, होप फॉर द बेस्ट आगे। और सिंस जैसा आपने बोला आपने भी मेंस लिखा, मैंने भी मेंस लिखा, आपका 6 मार्क्स से रहा, तो मेरे को लगता है कि आपको बेसिकली सब कुछ पता ही होगा। तो मेरा वही कहना होगा कि आप थोड़ा पॉलिश करें, मतलब जो भी कंटेंट है उस पर थोड़ा पॉलिश करें। जैसे आपको पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन करता था ना, तो मैं ट्राई करता था, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा टाइम लगता है इंट्रो और कंक्लूजन लिखने में, बॉडी सबको पता होती है। तो मैं ट्राई करता था ना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका इंट्रो में क्या लिख सकता हूँ, उसका कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, और कुछ आप लाइन्स रखो। जैसे मैंने एक लाइन्स पढ़ा था, कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में किसी आंसर में एक लाइन पढ़ी थी कि इंडिया फॉर इट्स डेवलपमेंटल पर्पसेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट कैन लुक इनटू इट्स ग्लोरियस पास्ट। तो मैंने सोच के रखा था कि अगर एंशिएंट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मैं उसमें डाल दूंगा। तो हड़प्पा का एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद रहेगा, विशेषता यस सर, उनकी फीचर्स हाँ, तो मैंने उसके कंक्लूजन में ये लाइन लिखी थी कि भाई इंडिया आज डेवलपमेंट के लिए वेस्ट की तरफ देख रहा है, यूरोप की तरफ देख रहा है, अमेरिका की तरफ देख रहा है, लेकिन अगर उसको अगर सच में डेवलपमेंट करना है ना तो उसको अपने ग्लोरियस पास्ट में देखना है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कुछ लाइन्स होती है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही यूनिकनेस देंगी। कैची लाइन होता है जो, यस हाँ कैची लाइन्स, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार इसको पता है, और आप कुछ कीवर्ड दे सकते हो।
जो मतलब थोड़ा यूनिक लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में कि झारखंड की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए इकोनॉमी में, ठीक है। तो मैंने उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज किए थे जानबूझ के, जो बहुत लोगों ने नहीं यूज किए होंगे। जैसे मैंने एक यूज किया था, मतलब जबरदस्ती यूज किया था, मतलब उसका उतना था नहीं, मतलब कोई किताब में था नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जैसे एक कीवर्ड था सन मेटा प्रेफरेंस, सन मेटा प्रेफरेंस, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में ये कीवर्ड आया हुआ था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब बेटा की चाह में मतलब जो फीमेल सेक्स रेशियो वो घट रहा है, मतलब सॉरी फीमेल सेक्स रेशियो बढ़ रहा है। मतलब जैसे आप गांव में देखोगे कि एक बंदे की 5 बेटियां हैं और एक बेटा है, मतलब फीमेल सेक्स रेशियो जबरदस्ती बढ़ रहा है। तो झारखंड में ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस कीवर्ड को कोट करके मतलब अपना पूरा पॉइंट उसके अराउंड कर दिया, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए, कुछ कैची लाइंस पे ध्यान दीजिए, और इंट्रो और कंक्लूजन में तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले इंट्रो और कंक्लूजन ही देखता है, ठीक है। और आपने सुना ही है फर्स्ट इंप्रेशन वाला कंसेप्ट, है ना। और बाकी आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, वहां से आपको लाइंस मिल जाएगी। बाकी आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। और बाकी आपने मेंस दिया है, 6 नंबर से रहे हैं, तो बाकी आपको आइडिया होगा ही, है ना। ये सब प्रैक्टिस का जो आपका स्ट्रेटेजी, वही मैं पूछ रहा था, मेंस राइटिंग के पहले का जो है ना, वो प्रैक्टिस का क्या स्ट्रेटेजी रहा था, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं देखिए जैसे अगर आंसर राइटिंग करनी है, जैसे मैंने अभी भी कहा और आप भी मानते होंगे कि पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कभी अलग नहीं है ना। तो मैं जब पीटी की तैयारी करता था तभी मैं मतलब अपने नोट्स बनाता था, ठीक है। नोट्स बनाता, नोट्स मेकिंग मैंने स्टार्टिंग से करी हुई थी सभी सब्जेक्ट की, तो नोट्स बनाता था। और हमेशा मैंने, और मैं सबको ये बोलूंगा कि हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, क्वांटिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती है। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने आंसर 4.5 पेजेस में लिखे हैं 40 मार्क्स का, और मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि भाई इससे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4.5 पेज तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता था कि मैंने क्वालिटी कंटेंट लिखा है। तो मेरा यही कहना होगा कि जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कंटेंट गैदर करो, क्योंकि कंटेंट गैदरिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए जो आपको शायद बुक से ना मिले, नेट का यूज करना पड़े, तो आप क्वालिटी कंटेंट गैदर करो। और जैसे ही आपका पीटी का एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग हो सके, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग हो सके आप करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा आंसर लिखोगे उतना बेटर होगा। और एक चीज याद रखिए कि बेस्ट आंसर कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आज एक आंसर लिखूं तो मेरे को लगेगा कि आज अरे यार मैंने बेस्ट आंसर लिख दिया, लेकिन कल आप उस आंसर को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे यार इसमें ये पॉइंट मैं ऐड कर सकता था। तो कभी बेस्ट आंसर के पीछे मत भागिए, ठीक है। एक अच्छा आंसर लिखिए, क्योंकि एक अच्छा आंसर ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, कोई और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, स्टूडेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती करते हैं, आपकी नजर में कौन सा गलती स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए? गलती जैसे गलती किस सेंस में, मतलब एग्जाम मतलब लिखने के समय किसी भी सेंस में आप बता सकते हैं कि पूरी तैयारी के दौरान पेशेंस रखना होता है। हाँ। और बहुत सारा है कि कैसे फोकस रहें, अपने को कैसे मेंटेन रखें, एग्जाम रूम तक, इंटरव्यू तक बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कैसे स्टूडेंट अपने आप को एकदम फिट रखें? मतलब जैसे एग्जाम तो बहुत प्रेशर वाला एग्जाम ही है, सभी सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजरे ही हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि मतलब अपने पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है, कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, ठीक है। और मतलब एट द टाइम ऑफ द, मतलब जैसे मैं मेंस लिखने जाता था तो मतलब मैं रात तक ही पढ़ता था, उसको सुबह में नहीं पढ़ता था, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो सारा मिक्स मैच हो जाता था। तो सबसे पहले अगर आप, हाँ, तो अगर आप आंसर लिखते हो तो मतलब अपने पे रिलाई करो ज्यादा, मतलब होता है ना मैम, वहाँ आपको सोचने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मिलता है। एट अ टाइम आपको डायरेक्ट लिखना ही है, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना ही है, डायरेक्ट लिखना ही है। तो मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड हैं जिनका सिलेक्शन शायद इसी वजह से नहीं हुआ। जैसे मेरा सिंपल सा पहला चीज कहना है कि कभी भी आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एटलीस्ट 2 बार पढ़ो। अगर आप फर्स्ट फ्लो में अगर आंसर लिखने चले गए ना, तो बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन कुछ और था और आपने कुछ और लिख दिया। और सबसे जेपीएससी में टाइम वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। पता चला आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, अब आप उसको काट नहीं सकते, अगर आप उसको काटते हो तो आपका एक आंसर छूटेगा। तो सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या बुलेट पॉइंट्स मतलब कुछ लिख दो कि आंसर आप इसके अराउंड रिवॉल्व करवाओगे। तीसरी बात जो होती है एमसीक्यू, बहुत बच्चे लिखने के चक्कर में एमसीक्यू अटेम्प्ट करना भूल जाते हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि एमसीक्यू पे भी, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज्यादा वेटेज है, एमसीक्यू का आई थिंक 40 या 20 मार्क्स का वेटेज है। तो मेरा सबसे पहले, हाँ मैम,
तो सबसे पहले कहना होगा कि क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने देखा कि अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब उन्होंने आंसर लिख दिया। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो, तो उसको कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाओ, उसी के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करो। और ये भी होता है कि जैसे क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन रहता है, तो आप सबको इक्वल वेटेज देना है, ऐसा नहीं कि बहुत लिखते हैं इनको आप इग्नोर किए तो वो भी फिर खराब इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो क्योंकि मैम अगर आप वेटेज नहीं देते हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 40 मार्क्स का जिसका 2 पार्ट है, अगर आपने एक पार्ट पे ही 5 पेज लिख दिया तो आपको दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करना ही होगा, फिर आप उसके लिए 3-4 पेज लिखोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आपको देखना है कि मतलब क्वेश्चन में 1 पार्ट है कि 2 पार्ट है, उस हिसाब से 2 मिनट सोचना है कि आपको क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने देखा और स्टार्ट हो गया। आप थोड़ा सा ये करो कि मैं इंट्रो ये लिख सकता हूँ, बॉडी में मेरे को ऐसे डील करना है, कंक्लूजन में मेरे को ऐसे डील करना है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब एग्जाम प्रेशर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है एग्जाम में, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। सही बात। यस मैम। अच्छा, अब आप बताइए कि जैसे आप भी रेनेसा IAS से इंटरव्यू के दौरान जुड़े, यस मैम। आपको क्या लगता है रेनेसा IAS कहाँ तक स्टूडेंट को सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल रहा है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट में भी हो सकता है? मैम जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मेरे कलीग्स हैं वो भी रेनेसा से जुड़े ही हुए थे। जैसे मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू में था, तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट था सर का कंटेंट, क्योंकि सर जो झारखंड का कंटेंट देते थे अपने आप में, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया वाला तो आप खोजोगे, टाइम लगाओगे तो थोड़ा मिल भी जा सकता है, बट झारखंड का जो कंटेंट दिया था वो आई डोंट थिंक कहीं मिलने वाला था। चाहे वो मतलब इंटरव्यू के टॉपिक्स में उन्होंने सेपरेट डील किया था सब कुछ, जैसे इंटरव्यू में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब उन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा दिया। प्लस मैंने जब वो मॉक लगाए, तो पहला मॉक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे मैम भी थे, सर थे और 1-2 लोग थे, तो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। तो मैम मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि जब मेरा मेंस निकला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं किधर। तो जैसे सर की यूट्यूब वीडियोस तो आते रहते हैं, तो मैंने देखा था, तो मैंने सर को कांटेक्ट किया इसके रिगार्डिंग, तो जो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हाँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा, उसका पूरा नॉलेज रहेगा, तो कुछ भी पूछे कहीं से भी वो कर सकता है। यस मैम। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का तरफ से? सर MCQ के लिए क्या स्ट्रैटेजी था सर? देखिए, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, MCQ के लिए सिंपल सा था कि जैसे हम लोग 2-4 फ्रेंड थे, तो हम ये करते थे कि सपोज कीजिए कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज कीजिए शासन व्यवस्था ही पढ़ी, तो हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे कि अच्छा आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है। प्लस अब हम क्या करते थे कि कंबाइनली हम लोग जो उड़ान की बुक है या फिर मनीष रंजन सर की बुक है, तो हम लोग उससे MCQ सॉल्व करते थे, ठीक है। प्लस हम ये भी ट्राई करते थे कि भाई इससे और क्या MCQ बन सकता है। अगर सपोज की JPSC चाह रही है कि हम कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ दें, तो मतलब आपको खुद से राइज करना है क्वेश्चन कि अच्छा ये टॉपिक है, इससे और क्या क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपको टाइम अलाउ करता है, तो कोई भी टॉपिक पे आप थोड़ा पर्सनल लेवल पे रिसर्च कीजिए, और आप खुद से देखिए कि अगर आप एक एग्जामिनर हो, अगर आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो, तो आप उससे क्या और क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा टॉपिक की तह पे जाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं दामोदर रिवर पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में ये है अच्छा यार दामोदर मतलब क्या होता है, तो फिर मैंने थोड़ा नेट पे ये देखा, तो मुझे पता चला कि ये कृष्ण जी का कुछ है, दाम प्लस उदर, ठीक है। दाम आई थिंक रोप को बोलते हैं, उदर मीन्स पेट को बोलते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना होगा कि MCQ के लिए आप कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, और जितने बुक्स में क्वेश्चन है वो रिवाइज करें। मतलब मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं टाइम टू टाइम। प्लस आप खुद से सोचिए कि अगर आप एग्जाम सेटर हैं, तो आप इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा प्रदीप जी, आप बताइए कि एग्जाम जैसे लास्ट 10 डेज बचा हो मेंस के लिए, तो फिर उस टाइम में स्टूडेंट को क्या खास करना चाहिए, या PT बचा हो लास्ट 10 डेज, तब क्या करना चाहिए? किस चीज पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, लिखने पर या फिर ओरली सब तैयारी करें, या सिनॉप्सिस का सिर्फ रीडिंग करें, क्या होना चाहिए? जैसे आपने बताया, तो मैं अपना पर्सनल बताऊंगा मैम। जैसे मेन से 10 दिन पहले मतलब मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मतलब मेरे दिमाग में ये भी था कि छोड़ एग्जाम नहीं देता हूँ। मतलब इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि मतलब क्योंकि झारखंड का सिलेबस बहुत वास्ट है, समझ नहीं आ रहा था कि ये पढूं, हिस्ट्री पढूं कि साइंस पढूं कि क्या पढूं,
ठीक है। फिर मतलब मेरा ये कहना होगा कि अगर पीटी और मेन से पहले 10 दिन रहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मतलब अपने आप को काम रखना है कि ठीक है, मैंने मतलब इस 10 दिन के भरोसे मैं नहीं हूँ, इससे पहले भी मैंने पढ़ाई कर रखी है। तो मेरा ये कहना होगा कि 10 दिन में आप आंसर राइटिंग नहीं करो, मतलब आंसर राइटिंग मत करो, आप सिनॉप्सिस बना लो, कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लो, क्योंकि आंसर राइटिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप मतलब अपना टाइमिंग स्लॉट बना लो कि इस बीच से इस बीच मुझे हिस्ट्री करनी है, प्लस आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो तो उसका सिनॉप्सिस बना लो, कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे इसके अराउंड इस सिनॉप्सिस पे आंसर लिखना है, इस बुलेट पॉइंट्स के अराउंड आंसर लिखना है। तो मेरा यही कहना रहेगा, रिवीजन और सिनॉप्सिस और आंसर राइटिंग के लिए बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। मतलब राइटिंग करना लास्ट 10 दिन में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए तो आपको पता है कि बहुत कम टाइम मिलता है, 10 डेज यहाँ मिलता है, तो उस केस में इंटरव्यू के टाइम में चूंकि 10 डेज मिलता है, तो जो लोग सेलेक्ट होते इतना एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा सब चीज गैदर करना है, अपने हिसाब से सब चीज ड्रेसअप करना है, खुद को तैयार करना है, तो उसमें कैसे मतलब लास्ट रिवीजन कैसे करें? मैम जैसे मैंने आपका पढ़े क्या मैम कि एमसीक्यू टाइप का, जैसे पीटी में पढ़े थे, हर छोटे छोटे चीज का पढ़ना चाहिए? नहीं मैम, जैसे मैंने मतलब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि पीटी में इंटरव्यू की तैयारी कभी अलग से नहीं होती, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जेपीएससी का रिजल्ट 31 मई को आया था और पहला इंटरव्यू था 9 तारीख को, तो आप 8 दिन में कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसा अलग कर नहीं सकते हो। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि कहीं ना कहीं मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है, जो स्टैटिक नॉलेज है, मैं उसको नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर पॉलिटी का क्वेश्चन मेरे पे कोई आएगा तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आंसर दे दूंगा, अगर हिस्ट्री का कोई आएगा तो दे दूंगा। मेरा ये था कि आने मतलब जो मेरे पास टाइम था, जैसे मेरा इंटरव्यू आई थिंक 13 को था, तो मेरे पास 12 दिन का समय था, तो मैंने उसमें ये ट्राई किया कि कहीं ना कहीं मैं मतलब जैसे मैंने देखा कि मैं अपने बारे में, जैसे होता है ना कि आपको पूछ देते हैं अपने बारे में ही बताओ, तो मैंने वो तैयार किया, अपने अपने बारे में तैयार किया, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में तैयार किया, जो मैंने क्या बोलते हैं, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में तैयार किया, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है वो तैयार किया, झारखंड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और झारखंड में जो करंट चल रहा है, इंडिया में जो करंट चल रहा है वो मैंने किया, क्योंकि इतना टाइम इतना ही अलाउ करता था। और बाकी स्टैटिक नॉलेज आपको खुद पे रिलाई करना है कि आपने जो पीटी में पढ़ा, जो मेंस में पढ़ा, वो सफिशिएंट है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे से स्टैटिक भी बहुत पूछे गए और करंट भी पूछे गए। जैसे करंट में मेरे को रशिया यूक्रेन पूछा गया था, जिसको मैंने पढ़ा हुआ था। जैसे स्टैटिक में मेरे को मतलब हिंदू मुस्लिम में पूछ दिया गया कि कम्युनलिज्म के बारे में बताइए, गांधी की आइडियोलॉजी के बारे में पूछ दिया गया। तो इन 12 दिनों में मैं गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ सकता था, कम्युनलिज्म नहीं पढ़ सकता था, से तैयार रहना होगा। हाँ, तो मेरा ये कहना है मैम कि आप फर्स्ट से आप कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग तैयारी नहीं, साथ में तैयारी करो कि अगर ये मेंस में आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीटी में आता है तो क्या कर सकता हूँ, अगर इंटरव्यू में मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यस मैम। बहुत अच्छा प्रदीप जी, आप तो जितना बता रहे बहुत फ्रूटफुल है, और स्टूडेंट इसको अपना यूटिलाइज करना चाहिए उनको अपना पूरा तैयारी के दौरान, और अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है सबको। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मेरा अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, क्योंकि मैम मैंने ये देखा है कि लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। जैसे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे ऐसे पढ़ना है, लेकिन फिर मेरे कोई फ्रेंड ने कहा कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी बेकार है, किसी रिलेटिव ने कहा कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी बेकार है, ये बुक बेकार है, तो लोग अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बदलने से क्या होता है कि आप 10 स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है, जो अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं होने का एक रीजन होता है। तो मेरा इसलिए कहना है कि अपने पे भरोसा बनाए रखें। हाँ यस मैम, बिल्कुल। और कुछ अपना बताइए, इतना दिन में आपका अपना एक्सपीरियंस वो कहाँ तक इतना चार्मफुल, क्योंकि आप लोग का जॉब तो जो भी है ट्रेनिंग काफी चार्मफुल लगता है, तो बताइए इससे कितना स्टूडेंट मोटिवेट हो, और ये भी बताइए कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे करते रहे स्टूडेंट खुद को। नहीं, अपने पे जैसे सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि मतलब आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप आए हो तो कुछ सोच समझ के आए हो, और ये बहुत ही आसान एग्जाम नहीं है। और जैसे मैंने देखा है और मेरे साथ भी हुआ है कि एग्जाम के दौरान स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ग्रेजुअल है, मेरे कहने या न कहने से नहीं होगा, स्टूडेंट डिमोटिवेट होते ही हैं, मैं भी हो चुका हूँ और भी लोग हो चुके हैं। तो मतलब ठीक है, डिमोटिवेट होना एक अलग बात है, बट फिर से आपको ऊपर आना है। ठीक है, तो मतलब वही है कि मतलब अपने पे आप ट्रस्ट करोगे ना, अपने पे आप ट्रस्ट करोगे, प्लस
थोड़ी फैमिली भी अगर आपकी सपोर्टिंग है तो वो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, तो मेरा यही सिंपल सा कहना है कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको अपने पे भरोसा रखना है कि नहीं, अगर आप इसमें आए हो तो आपको मतलब मोटिवेटेड रहना ही है और आपको करना ही है। ठीक है, और सिंस मैम आपने ट्रेनिंग का पूछा, तो ट्रेनिंग तो जैसे 1 साल की है यहाँ हजारीबाग में, 8 महीने हो चुके हैं। तो मैम ट्रेनिंग जैसे मतलब पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई ट्रेनिंग से। ठीक है, सुबह उठना, फिर जैसे मैं कभी दौड़ता नहीं था, मतलब जैसे मैक्सिमम जो यहाँ भी हो कभी दौड़ते नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये पुलिस सर्विस में है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं बहुत दुबला पतला था, अभी भी हूँ बेसिकली, लेकिन अभी वेट गेन हुआ है मेरा। ठीक है, तो आपको मतलब अलग अलग चैलेंजेस मिलेंगे, जैसे आपको फायरिंग करनी होगी, आपको मतलब दौड़ना होगा, प्लस हमारे यहाँ जेपीएससी में तो चले 6 सब्जेक्ट है, 6 पेपर है, हमारे यहाँ 28 पेपर है। ठीक है, तो मतलब रोज मतलब पढ़ाई ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा है, रोज हम सुबह दौड़ने ड्रिल करते हैं, उसका रोज 4 घंटे हमारी क्लासेस होती है, फिर आते हैं शाम फिर क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जैसे आसान तो नहीं है, इनिशियली तो टफ था, क्योंकि कभी ये सब किया ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं था, अचानक से ये हो गया। तो लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे मैंने पहले बताया, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा मैंने। ठीक है, मतलब फूड हैबिट्स जो यहाँ की हैं, बाकी जो हैबिट्स हैं वो मैंने सीखी, प्लस मेरे यहाँ जो टीचर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्लस जो कलीग्स हैं, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैं मतलब अकेला रहता था, सिर्फ तैयारी करता था, मतलब बहुत ज्यादा आउटर वर्ल्ड से उतना कनेक्शन था नहीं, लेकिन 8 महीने में बहुत कुछ सीखा मैम। ठीक है, और मतलब ट्रेनिंग हार्ड है, लेकिन मजा आएगा ट्रेनिंग में। ठीक है, चलिए ठीक है प्रदीप जी, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा करें, हमेशा यही सोचते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या सर से? विशाल जी का है क्या? विशाल जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। यस मैम, यस मैम। सर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही था, मेरा भी है। इंटरव्यू में सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह का था सर? देखिए मैथमेटिक्स था, बट मैथमेटिक्स में मेरे को मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुए कुछ टाइम हो चुका था, तो मतलब उतना मतलब पकड़ नहीं था मेरे पे, फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए थे। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने जैसे मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने जवाब दे दिया था, सिर्फ मेरे को मैथमेटिक्स से ही अलग सा क्वेश्चन पूछ दिया था, जिसमें मैंने सॉरी बोला था। 2 या 3 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स पे। ठीक है, जैसे वहां पर जो नेम प्लेट बनी हुई होती है, ऐसी होती है, तो उसमें उनका नेम लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये कौन से शेप है, मैंने कहा सर शायद ट्रेपेजियम लग रही है। बोलते इसके बारे में मतलब ये ट्रेपेजियम ही क्यों है, ये सर्कल क्यों नहीं है, पता नहीं, अजीब सा क्वेश्चन पूछा। तो मैंने कहा कि सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा कि सपोज कीजिए कि अगर आप कहीं के पुलिस मतलब डीएसपी हो, अगर मान के चलिए कि वहाँ आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी, फिर आप आते हो, सबको गोली लगी हुई है, तो एज ए मैथमेटिशियन आप क्या दिमाग लगाओगे यहाँ? मैंने कहा यार क्या दिमाग लगाऊंगा, इंटरव्यू में अलग प्रेशर होता है। तो मतलब था, पूछा गया था। ठीक है, फिर बाय गॉड्स ग्रेस मेरा इंटरव्यू मुड़ गया पॉलिटी के तरफ, हिस्ट्री के तरफ, जो मतलब मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अगर मैथ तो होता तब तो बहुत खराब स्थिति थी मेरी। ठीक है, तो मतलब मैथ में देखिए इंटरव्यू वही है ना कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू की आप कभी कंप्लीटली तैयारी होती ही नहीं है। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, और आपका लक खराब है तो पता चले मैथमेटिक्स ऑनर्स के राउंड ही पूरा इंटरव्यू घूम गया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जैसे आपको नहीं आता है और आप आराम से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अगर मना कर रहे हैं, वो भी आपके एक लेवल चेक हो जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट नहीं बोलने के बाद कि हाँ सर सर मुझे नहीं आता, उसके बाद देखिए बहुत लोग नर्वस हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कॉन्फिडेंस हर हाल में बनाए रखें। नहीं मैम, जैसे मेरे को पूछा गया था तो मैंने बहुत ही मतलब बता दिया कि सर मतलब इट्स बीन ए व्हाइल, मतलब मैंने बहुत पहले ग्रेजुएशन किया है और मुझे मतलब मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसे अटेम्प्ट हो, तो सॉरी सर। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के राउंड ही घूमता है। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, वरना दिक्कत आने वाली है। जी बिल्कुल। यस मैम। ठीक है प्रदीप जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और सारे स्टूडेंट को इतना मोटिवेट किए, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। और जब जरूरत हो, आप अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आप हो जाएंगे जब ये लोग जाएंगे तो फिर आप लोग मोटिवेट करें, जब जरूरत हो आए, सजेस्ट करें। और भविष्य के लिए हम फिर से आपके शुभकामना देते हैं और आपका हमेशा चाहेंगे कि बहुत ज्यादा आप सक्सेस करें। बिल्कुल मैम, और मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इधर आए, चाहे वो जेपीएस लें या जेएस लें, कुछ भी बने, बट मैं चाहता हूँ कि
जब ये लोग ऑफिसर्स बने तो मैं इंडिविजुअली फिजिकली इन सबसे मिल पाऊं। तो जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया ही, तो मेरी भी ये शुभकामनाएं हैं कि जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी इनका भी एग्जाम क्लियर हो और ये भी आए और मैं इनसे पर्सनली मिल सकूं। जी बिल्कुल। यस ठीक मैम। है, हाँ, थैंक यू प्रदीप ओके जी। ओके मैम, थैंक यू सबको, बाय, गुड नाइट। हाँ, ओके मैम, ठीक बाय। है। ठीक है, प्रदीप सर का आप लोग सुने हैं, अब आप लोग अपना यूज करिए लाइफ में, जहाँ भी जो मुश्किलें आती है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और बहुत बेहतर तैयारी में लगे रहिए। आप लोग भी इस तरह एक बार सब ऑफिसर बनिए और हम ऐसे ही सबका इंटरव्यू लें, ये मेरी इच्छा है। तो आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट देने से, रेगुलर रहने से लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, और जो वीकर पॉइंट है उस पर बस मेहनत करना और कुछ